हेलो गाइस, स्वागत है आपका इग्नू क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 22 जुलाई को BHIC 134 का पेपर है, तो हम उसके हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हम कुछ मेन टॉपिक्स जैसे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हो गए, असाइनमेंट्स हो गए, तो इसको ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो इन सब में देखा जाए तो कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अक्सर देखे जाते हैं। ठीक है। तो उसमें से एक है मैसूर और हैदराबाद की राज्य संरचना। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि मैसूर और हैदराबाद की राज्य संरचना कैसी थी। सेकंड चैप्टर है ये, सेकंड चैप्टर में है ये सारा। तो हम इसके कुछ नोट्स हैं, हम उसमें से पढ़ेंगे आज। ठीक है। तो ये अक्सर 20 नंबर के क्वेश्चन में आता है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसका। ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। तो मैसूर का उत्थान, उसका प्रशासन और उसके वित्तीय संसाधन, ये तीनों ही मतलब एक ही क्वेश्चन में आएगा। तो मैसूर शुरू करते हैं। मैसूर हैदराबाद के दक्षिण में स्थित एक राज्य था। ठीक है। और ये स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा तब जब मुग़लों का पतन हो रहा था या होने वाला था। ठीक है। वोडियारों से लेकर के जो टीपू सुल्तान है, जिन्होंने यहाँ पे सबसे पहले मैसूर की स्थापना करी। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था कि वोडियारों से लेकर के टीपू सुल्तान तक को मैसूर के राजाओं को हैदराबाद, कर्नाटक और मराठा जैसी जो बड़ी बड़ी शक्तियाँ वहाँ पे कब्ज़ा करना चाह रही थी, उन्होंने हमेशा से घेर रखा था। और इन सब शक्तियों और इन सब ने ना हमेशा बड़ी बड़ी इन ताकतों को तोड़ना चाहा। और इन तीनों के लगातार मैसूर पर हमला बोलने का जो फ़ायदा है वो अंग्रेज़ों ने उठाया था। अंग्रेज़ों ने क्या किया कि वो हमेशा ही मैसूर पर अपनी नज़र गड़ाए बैठे हुए थे। लेकिन जो टीपू सुल्तान था वो मैसूर को अंग्रेज़ों के हाथ में जाने से हमेशा ही रोकना चाह रहा था। और एक लोकनायक की भूमिका निभाई उसने इसमें। अगर इसकी महत्वपूर्ण एक घटना देखी जाए तो वो है कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों को 5 मील तक मद्रास में खदेड़ा और 1769 में उन्हें संधि के लिए मजबूर कर दिया। तो जो मैसूर में टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में हमेशा मुठभेड़ रहती थी, वो पसंद नहीं करते थे बिल्कुल भी टीपू सुल्तान को। मैसूर का प्रशासन कैसा था? तो हैदर और टीपू की उपलब्धि थी कि उनके प्रशासन के ढांचे को मजबूती प्रदान की जाए, और ऐसा करने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास भी किए। उन्होंने वोडियारों के प्रशासन के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी। सूचना से लेकर के राजस्व तक जो उनके 18 विभाग थे, उनको वैसे ही बने रहने दिया। और उनके जो सर्वोच्च कुछ अधिकारी थे उस जगह पे पहले के, जैसे वेंकटप्पा है, मीर सादिक है, खांडे राव है, इन सबको बहुत सारे राजनीतिक खींचतान के बाद भी उसने अपने साथ ही रखा। अब वित्तीय संसाधन की अगर हम बात करें तो मैसूर की वित्तीय, क्योंकि कोई भी राज्य होता है या कोई भी शक्ति होती है, कोई भी सम्राट होता है कहीं पे भी, ठीक है, तो उसको वित्तीय संसाधन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने राज्य को चलाने के लिए, अपनी सैन्य शक्ति देखने के लिए, ठीक है, अपना प्रशासन चलाने के लिए। तो वित्तीय संसाधन मैसूर को मजबूत बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था अपने वित्तीय संसाधनों में बढ़ोतरी करना, और अपना जो सैन्य राजनीतिकरण है, या फिर जो सैनिकों का मतलब सैनिक ढांचा है, उसको मजबूती प्रदान करना। ठीक है। तो इसके लिए मैसूर को वित्तीय संसाधन को बढ़ाने के लिए 2 स्रोत थे। पहला व्यापारी और दूसरा किसान। व्यापारी यानी कि व्यापार से, और किसान यानी कि खेती से। ठीक है। तो भूमि से प्राप्त राजस्व होता था और व्यापार से प्राप्त राजस्व होता था। तो भूमि से प्राप्त राजस्व जो था वो किस तरीके से होता था? तो भूमि को पहले तो अलग अलग भागों में बांटा गया था, और हर भूमि का जो पार्ट होता है उसके आवंटन का तरीका अलग था बिल्कुल। ठीक है। उपजाऊ भूमि को तय किराए पर किसानों को पट्टे पर दिया जाता था। जो सूखी भूमि होती थी उसका किराया जो है वो नकद के रूप में लिया जाता था। जो सिंचित भूमि होती थी उसका जो किराया है वो उत्पादन के हिस्से में से लिया जाता था। भूमि को सर्वेक्षण और नियंत्रण प्रणाली के तहत रखा जाता था, और खेत जोतने वालों को राहत और सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनको सहारा दिया जाता था। हमेशा से राज्य नियंत्रण की एक प्रणाली बनाई गई थी, जिसमें आसफदार जो होते हैं वो लड़ाई झगड़े से संबंधित बिंदुओं को या फिर उनसे रिलेटेड चीज़ों की समस्याओं को देखते थे, और जो आमलदार होते हैं वो राजस्व से जुड़ी समस्याओं को नियंत्रण रखते थे। और
उसके बाद राजस्व बढ़ाने के लिए बिचौलियों को ख़त्म करने की कोशिश की थी टीपू सुल्तान और हैदर ने, बिल्कुल, ताकि किसानों से और राज्य के बीच में एक सीधा सूत्र बन सके और राजस्व जो है वहाँ पे राजस्व में कोई कटौती ना हो और किसानों को हर चीज़ से राहत मिले। भूमि से जो प्राप्त राजस्व होता था और भूमि से संबंधित जो भी अधिकार होते थे वो किसी एक अधिकारी को नहीं दिए गए थे, क्योंकि वो उसका फ़ायदा उठा लेता। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि राजा के बीच में, राज्य के बीच में और किसानों के बीच में एक अच्छा खासा रिलेशन था। ठीक है, और भूमि को राजस्व नीति में विकास करने के लिए लोगों को भूमि से जोड़ने के लिए उनको राहत सुरक्षा प्रदान की जाती थी। उनको खेती से रिलेटेड कोई भी मुद्दा होता है या फिर पहल होती है तो वो करने की उनको पूरी आज़ादी थी। अगर वो कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते थे, उसमें कोई रोक टोक नहीं थी। तो ऐसे क्या हुआ, लोग जो हैं वो कृषि की तरफ, किसानी की तरफ ज़्यादा आकर्षित हुए, उससे लोग जुड़े। और ऐसे लोगों को क्या होता था, भूमि ना मुफ्त में भी दे दिया करता था। मुफ्त में भूमि इसलिए दे दिया करता था ताकि वो उसका उपयोग अच्छे तरीके से करें, किसी अच्छे काम में करें। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि ऐसे लोगों का ना एक गुट बन गया जो इसी चीज़ पर काम करता था कि लोगों को कृषि की तरफ आकर्षित करना है, कृषि के फ़ायदे बताने हैं। तो इससे क्या होता था कि राजस्व जो है वो बढ़ता था, लोगों को राजस्व जो है बढ़ता था। उसके बाद हम बात करते हैं व्यापार से प्राप्त राजस्व की। तो व्यापारी लोग जो थे वो 2 शताब्दियों से मैसूर की अर्थव्यवस्था का जो है अहम व्यापारी की तरह अंदरूनी और बाहरी व्यापार को, यानी कि सबसे पहले वही लोग थे वहाँ पे। तो वो लोग क्या करते थे कि मैसूर की अर्थव्यवस्था को अहम व्यापारी जो थे वो अंदर की तरफ से भी और बाहर की तरफ से भी राजस्व खेती से जोड़ करके उन्होंने जो निवेश था उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हथियाया हुआ था। ठीक है, जो राजनीतिक कार्यवाही होती थी उसके स्तर पे वो क्या करते थे कि सत्ताधारी शासकों से, मतलब राजनीतिक कार्यवाही के स्तर पर जो सत्ताधारी शासक होते हैं उनके बीच अपने हितों को बचाने के लिए वो वहाँ के रीति रिवाज, रिचुअल्स वगैरह और प्रथा का रिवाज करते थे। और संपन्न व्यापारी की जो है उसकी मैसूर की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी थी। ठीक है, टीपू जो था उसने अपनी अहमियतता को समझाने के लिए असूफों को नियुक्त किया वहाँ पे, और वो ऐसे अधिकारियों को प्रशिक्षण देते थे, ऐसे अधिकारियों को ट्रेनिंग देते थे जो व्यापार को काबू में रख सकें और टीपू सुल्तान द्वारा जो स्थापित किए गए केंद्र थे उनको चला सके। राजस्व के अधिकारियों के द्वारा जो जमा किया हुआ राजस्व होता था उसी में से ही इन केंद्रों के लिए भी जो है पूंजी उपलब्ध करानी होती थी। ठीक है, लोगों को बाज़ार में होने वाली चीज़ों की बिक्री में यहाँ पे हिस्सा भी लेने की स्वतंत्रता दी जाती थी। ऐसा माना जाता था कि इससे राजस्व में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, लोगों को व्यक्तिगत रूप से क्या है, राजस्व में पूंजी के लिए प्रोत्साहन किया जाता था कि आप पर्सनली अपना पैसा इकट्ठा करके जो है यहाँ पे राज्य के इसमें पूंजी में लगाओ, इससे आपको 30% इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, ये था। उसके अलावा अगर हम बात करें, जो निजी व्यापारी थे वो और अंग्रेज़ का जो समुद्री व्यापार पर वर्चस्व था ना उसको खतरे के रूप में यहाँ पे देखा जाने लगा था मैसूर में। तो क्या हुआ कि 1785 में उसने टीपू सुल्तान ने अपने बंदरगाह से कुछ चीज़ों का जो है ना व्यापार निर्यात करने से बंद कर दिया। जो उसमें मिर्च आती है, चंदन है, इलायची है, काली मिर्च है, ये सारी चीज़ें। और फिर उसने 1788 में अंग्रेज़ों के साथ व्यापार करने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया था कि भाई हम तुम्हारे साथ व्यापार नहीं करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो राज्य युद्ध को प्राथमिकता देते थे ये लोग। मैसूर जो था राज्य युद्ध को प्राथमिकता देता था, क्योंकि भाई अगर कोई भी राज्य है, क्योंकि उस टाइम की बात है जगह जगह क्षेत्रीय शक्तियाँ उभर रही थी, हर कोई अपना जो है विस्तार करना चाहता था, अपना राज्य सुदृढ़ करना चाहता था। तो उसके लिए क्या था कि सैनिकों पर तो खर्चा होता था, सैन्य शक्ति पर खर्चा होता था, तो युद्ध को प्राथमिकता देनी ही पड़ती थी। तो युद्ध होता था तो उसके लिए पूंजी भी ज़रूरत पड़ती थी। तो क्योंकि राज्य में युद्ध तो स्वाभाविक ही होना है, तो क्योंकि जिस तरीके से मराठा कर्नाटक और हैदराबाद मैसूर पर अपनी नज़रें गड़ाए हुए थे, तो टीपू का टकराव हमेशा इन लोगों से बना रहता था, तो सैन्य खर्चा बढ़ जाता था। तो इससे क्या हुआ कि टीपू सुल्तान का जो लास्ट का टाइम है जब वो राज कर रहा था, तो उसमें राजस्व की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी, क्योंकि इतना ज़्यादा सैन्य पर खर्चा हो रहा था। तो उससे क्या होता था कि टीपू सुल्तान ने अपने आखिरी टाइम में क्या किया कि भूमि राजस्व में बढ़ोतरी कर दी और व्यापार राजस्व में भी बढ़ोतरी कर दी। उसने 30% की बढ़ोतरी कर दी थी। तो ये
ये क्वेश्चन अक्सर देखा जाता है, तो मोस्टली चांसेस है कि ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो इसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन भी है। अब हम बात करेंगे हैदराबाद की। ये तो हमने बात की मैसूर की, ठीक है। अब हम हैदराबाद की बात करेंगे। तो हैदराबाद जो था, हैदराबाद ने मैसूर के ढांचे से अलग तरीके का थोड़ा राजनीति ढांचा अपनाया था। हैदराबाद भी तभी राजनीति में मतलब एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभर कर आया था। आमतौर पर जो दक्कन का सूबेदार होता था वो हैदराबाद में नियुक्त किया जाता था और इससे मुग़ल साम्राज्य प्रणाली की मुखरता प्रदान की जाती थी। लेकिन लगातार मुग़ल मराठा टकराव और अंदरूनी तनाव ने इस प्रणाली की नींव को हिलाने में असफलता प्राप्त की। मुग़लों के पतन के समय में मुग़ल साम्राज्य प्रणाली संकट में आ गई, ठीक है। और निज़ाम आसफ़ जाह को मतलब कि जो हैदराबाद है वो भी इसी तरीके का ढांचा अपना रहा था राज करने का, लेकिन थोड़ा सा उसका अलग था। बेसिकली क्या होता था कि आमतौर पर जो दक्कन का सूबेदार होता है उसको हैदराबाद में नियुक्त किया जाता था। मतलब पहले सूबेदारों को हैदराबाद में नियुक्त किया जाता था, ठीक है। तो निज़ाम आसफ़ जाह जो है उसको 1713 में मुग़ल सम्राट ने निज़ाम आसफ़ जाह को 1713 में मुग़ल सम्राट जो था उसने दक्कन में सूबेदार बनाया, ठीक है। लेकिन 1724 में निज़ाम ने अपने नियोक्ता प्रतिद्वंदी को सैन्य प्रतिभा में हरा करके दक्कन की जो बागडोर है वो पूरी तरीके से अपने हाथ में ले ली। मतलब धोखे से उसने किया। निज़ाम आसफ़ जाह को 1713 में मुग़ल सम्राट ने दक्कन का सूबेदार बनाया और 1724 में उसने निज़ाम ने अपने जो नियोक्ता जिसने उसे नियुक्त किया था उसको सैन्य प्रतिभा में हरा करके दक्कन की जो है वो बागडोर पूरी अपने हाथ में ले ली। जो निज़ाम है वो दक्कन में ही बने रह करके पूरा शासन संभालने लगा और फिर अपने नियुक्त किए हुए जो प्रभारी थे उसको दक्कन में छोड़ करके मतलब अपनी जगह दूसरे एक व्यक्ति को छोड़ करके वापस मुग़ल दरबार आ गया। और मुग़ल दरबार में आकर के भी उसने क्या किया, वहाँ के जो मुग़ल अधिकारी थे उन सबको हटा दिया और युद्ध करना, मनसब खिताब देना, ये सारी चीज़ें जैसे जो अधिकार थे वो खुद उसने अपने हाथ में ले लिए। उसके बाद 18वीं शताब्दी आते आते कर्नाटक, हैदराबाद और मैसूर जो है सब ने अपने जो ज़मीनी मुद्दे थे उनको सुलझा लिया और हैदराबाद एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में उभर कर आ गया। तो ये था हैदराबाद का उत्थान। अब हम बात करेंगे उसकी युद्ध और सेना की, ठीक है। तो हैदराबाद में हर राजतंत्र की तरह राज्य का मुख्य अंग जो था वो सेना ही था। निज़ाम ने वह राज्य को संभालने के लिए जागीरदारियों को बने रहने की नीति अपनाई। जैसे कि मैसूर में ही जागीरदारी प्रथा हटा दी थी ना, और लेकिन हैदराबाद में क्या हुआ कि इसने ये कंटिन्यू रहने दिया। तो हैदराबाद ने मैसूर से अलग तरीके की नीति अपनाई और अपने राजतंत्र में स्थानीय सरदार जो थे उनको ज्यों का त्यों बना रहने दिया। जबकि जो टीपू सुल्तान है उसने स्थानीय सरदारों को हटा दिया था क्योंकि वो बीच में बहुत राजस्व खाते थे। हैदराबाद में भी मैसूर की तरह सेना का रखरखाव जो है वो निज़ाम के खजाने में सामंतों द्वारा लिए गए जो नकद भत्ता है उससे होता था, ठीक है। सेनापति और उनके सैनिक अपने नियोक्ताओं के साथ राज्य संबंधित व्यवस्थाओं के जरिए राजनीति से जुड़े रहते थे। यानी कि जो सेना और उनके सैनिक जो हैं वो अपने नियोक्ताओं के साथ उनसे भी नीचे जो पद होते हैं वो सब लोग व्यवस्थाओं से राजनीति से जुड़े रहते थे। मैसूर की तुलना में अगर हम देखें तो हैदराबाद अपने राजस्व को पूरी तरीके से सही ढंग से सैन्य प्रतिभा को बढ़ाने और उसमें बनाए रखने में, राजस्व को सेना में लगाए रखने में काफ़ी पीछे था। मतलब पूरी तरीके से वो युद्ध में, सेना में वो सारा प्रायोरिटी नहीं दे पाता था। अब हम बात करेंगे हैदराबाद की भू राजस्व प्रणाली की। तो हैदराबाद के भू राजस्व प्रणाली की अगर हम बात करेंगे तो एक मिनट, हाँ, हैदराबाद की जो भू राजस्व प्रणाली थी वो मैसूर की भू राजस्व प्रणाली से थोड़ी सी अलग थी, क्योंकि जैसे टीपू और हैदर ने राजस्व पर एक बड़ी नौकरशाही के ज़रिए सीधा काबू करने की कोशिश की, लेकिन हैदराबाद जो था, हैदराबाद के शासकों ने ये काम जो था वो मीडिएटर्स पे छोड़ दिया, बिचौलियों पर छोड़ दिया, ठीक है। इजारा या राजस्व खेती भूमि के वजूद की बात यहाँ पे कही गई है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि पेशकश यहाँ पे ज़मींदार थे जिनकी भूमि का सरकारी तौर पर आकलन नहीं होता था। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे जो ज़मींदार जो थे उनका इतना बोलबाला था कि उनका
ठीक तरीके से उनकी भूमि का आकलन नहीं होता था सरकारी तौर पर, लेकिन उन्हें अपनी अपनी जो आकलन खातों के हिसाब से जो वो खुद बना रहे हैं अपनी खेती का, कि भाई हमारा इतना खेत है, इतनी खेती हो रही है, इतना इतना अनाज आ रहा है, ठीक है, उसके जो उनके द्वारा बनाया हुआ है उसमें से सालाना अंशदान देना होता था, जो पेशकश कहा जाता था इसे, ठीक है। जहाँ ज़मींदारों और देश पांडवों को राज्य के आकलन के आधार पर भू राजस्व देना होता था, वहाँ भी उनकी सहमति ली जाती थी। मतलब यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ज़मींदारों को कितनी प्रायोरिटी दी जाती थी। राजस्व के लिए ये तो समझा जाता था कि उत्पादन का 50% होना चाहिए, लेकिन बहुत ऐसा कम होता था कि इतना राजस्व कभी इकट्ठा भी होता था, क्योंकि बीच में बिचौलिए सब खा जाते थे। तो राज्य और भू राजस्वदाताओं के बीच में बिचौलियों का महत्व इस तथ्य से हमें पता चलता है कि राज्य की इकट्ठा हुई रकम और ज़मींदारों की सहमति से तय हुई आकलन की रकम से हमेशा कम होती थी, ठीक है। और इस जमा के बीच का फ़र्क जो है वो ज़मींदारों का हिस्सा होता था। इन दोनों के बीच में जो बीच का गैप होता है वो ज़मींदारों का हिस्सा होता था। तो निजाम काल के राजस्व संबंधी दस्तावेजों से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो वास्तविक राजस्व है उसमें क्या होता था कि गिरावट आने लगी थी। हैदराबाद में जागीरें या फिर राज्य की सेवा के लिए मिलने वाली जो भूमि होती थी वो पुश्तैनी होती थी। पुश्तैनी भूमि को ये लोग यूज़ करते थे। तो मैसूर में तो इस पर रोक लगाने की कोशिश की थी, लेकिन हैदराबाद में इस पर कोई बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया इन लोगों ने। तो यही नहीं, जागीरदार पुश्तैनी विरासत का फ़ायदा उठाते उठाते ये जो है जागीरदार इतने मजबूत हो गए कि वास्तविक राजस्व में गिरावट आ गई। और इस पर जागीरदारों के लिए किसी ने कोई सवाल भी नहीं उठाया, और जागीरों से उन्हें मिलने वाला राजस्व जो है वो हमेशा ही कम होता था। तो हैदराबाद के जो भू राजस्व प्रशासन में जो अमिल होते हैं उसके नीचे अधिकारी होते हैं। तो नियमित आकलन और जो सर्वेक्षण के उपाय थे वो किए जाते थे। खेती करने वाले का राज्य की कर्ज और मोहलत की नीति के ज़रिए उसका हौसला बढ़ाया जाता था। चलो ये तो मैसूर की तरह ही हो गया कि उसको थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि भाई तू हम तेरे को कर्ज भी दे सकते हैं, चुकाने के लिए मोहलत भी दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये सभी संभावनाएं जो है वो बिचौलियों की ताकत और अहमियत ने ख़त्म कर दी थी, क्योंकि वो लोग इतना पैसा खा जाते थे। जब राजस्व ही नहीं बढ़ रहा है तो वो लोग कहाँ से उसको कर्जा देंगे किसान को। तो उनकी भूमि की राजस्व के आकलन और जमा करने के निर्णायक भी वही थे, बिचौलिए ज़मींदार। तो इसका निजाम के अधीन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य तंत्र के बनने पर महत्वपूर्ण असर पड़ता था। और वहाँ बिचौलिए जो है वो स्वार्थों का ऐसा तंत्र बन गया था कि ये जो ताकत है ये चल नहीं पा रही थी इतनी ज़्यादा, ठीक है। और राजस्व धीरे धीरे घटने लगा था, तो उतने ज़्यादा तरीके से ये डेवलप नहीं हुआ हैदराबाद। तो ये बहुत ही मेन टॉपिक है, ठीक है, कि हैदराबाद और मैसूर का ढांचा किस तरीके का था, प्रशासनिक ढांचा किस तरीके का था, ये क्वेश्चन आता है अक्सर। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक आप इसी को पढ़िए, और अगर आपको इस BHIC 134 से रिलेटेड कुछ और भी टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।